हेलो फ्रेंड, गुरुकुल विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। और जैसा आप जान रहे हैं कि सीजीएल का एग्जाम आज का डेट आ चुका है और उसी के रिगार्डिंग हम लोग जो सिलेबस है उसी को कवर करने में लगे हैं। और ऑलमोस्ट हम लोग के पास 2 महीना का टाइम है और 2 महीना से भी अब कम मान के चलिए, 2 महीना से कम समय बचा है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन पे ध्यान देंगे। आप लोग पढ़ चुके होंगे सब, लेकिन फिर भी गुरुकुल विजन एकेडमी की तरफ से जितना भी हो सके आप लोग तक कंटेंट पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ डाल्टनगंज में और रांची में दोनों जगह टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। जब फुल लेंथ टेस्ट हो रहा है नागपुरी का, हिंदी का और खोरठा और पेपर 3 का टेस्ट हो रहा है। तो आप लोग पार्टिसिपेट करें, अपना स्कोर देखें और उसी के अकॉर्डिंग जहाँ पे लैकनेस हो रही है वहाँ पे आप लोग उसका प्रिपरेशन करके उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करें। तो चलिए हम लोग जीएस पेपर 3 का कुछ कुछ टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस होती हैं और पूछा भी है। जो भी पीछे एग्जाम हुआ है वो उसमें पूछा भी है। तो चलिए हम लोग उसी को कवर करते हैं। कुछ कुछ टॉपिक है जहाँ से कि नंबर हम लोग गेन कर सकें। तो उसी में देखिए एक आपका टॉपिक है आपका भारत की प्रमुख भाषाएं। देखिए भारत की प्रमुख भाषाएं, ठीक है। तो भारत की प्रमुख भाषाएं हैं, उसमें से देखेंगे हम लोग कितनी भाषाएं हैं। आप जानते हैं कि भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया हमारे संविधान में, 8वीं अनुसूची में। ठीक है, तो उसी हिसाब से चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन भाषा है क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिंदी भाषा को, देखते हैं कि हिंदी भाषा का किस तरीका से हम लोग क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वहीं से। तो सबसे पहले तो पूरा के पूरा नॉर्दर्न इंडिया में आप देखेंगे तो हिंदी बोला ही जाता है। वो भले राजस्थानी के रूप में हो, खड़ी हिंदी की बोली में हो, गढ़वाली के रूप में हो, ठीक है। तो बिहार में भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया या कुछ भी, तो सब के सब ना हिंदी का प्रारूप है। उसी में से कुछ कुछ छटा हुआ है, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन पूरा नॉर्थ इंडिया को हिंदी कवर करता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग हिंदी के देखें तो बिना समय गवाए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्र में मुख्य रूप से बोली जाने वाली तथा संपूर्ण भारत में समझी जाने वाली, ठीक है, हिंदी जो है वो भारतीय आर्य भाषा परिवार का प्रमुख भाषा है। ठीक है, जिस तरीके से और ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार होता है, आपका अग्नेय भाषा परिवार होता है, आर्य भाषा परिवार होता है। तो हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है कि हम लोग आर्य भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, पूरे विश्व में किस कौन कौन लैंग्वेज है, उस तरीके से नहीं है उतना। लेकिन जहां जहां जरूरी पड़ेगा उस तरीके से हम लोग देखेंगे। बस इतना यहाँ पे जानना है कि हिंदी जो है वो आर्य भाषा का प्रमुख भाषा है। ठीक है, आर्य आर्य परिवार का प्रमुख भाषा है। ठीक है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। याद रखिए, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया। कब दिया गया था जरा आप लोग बताइए, डेट बताइए। 14 सितंबर 1949 बोले तो अगर शायद सही हो तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो 14 सितंबर को हम लोग इसे राजभाषा दिवस के रूप में दिया जाते हैं। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अब देखिए देवनागरी लिपि का आविष्कार कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, तो उतना डिटेल में हम लोग जब लिपि पढ़ेंगे वहां पे हम लोग देखेंगे कि देवनागरी लिपि का आविष्कार कैसे होता है। बस इतना अभी जानना है कि जो देवनागरी है वो नागरी लिपि से निकली हुई है। ठीक है, देवनागरी है वो नागरी लिपि से निकली हुई है और नागरी लिपि से ही देवनागरी बना। ठीक है, अब इसमें देखिए हिंदी में आपका ब्रज आ गया, अवधी आ गया, राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। ठीक है, कौन कौन सा हो गया आपका? ब्रज हो गया, अवधी हो गया, राजस्थानी हो गया, भोजपुरी हो गया और मैथिली हो गया। और सब जो हिंदी की बोलियां हैं, बोला ना कि हिंदी ना, हिंदी उत्तर भारत को पूरी तरीके से कवर करता है। और संपूर्ण भारत में, पूरा भारत में जब आप नॉर्थ साउथ इंडिया में चले जाएंगे तो वहां भी आपको हिंदी बोलने में, सीखने में, बोलने में, समझने में कोई कठिनाई उन लोगों को नहीं होता है। तो ये सब अब चल रहा है। आगे का देखें, साधारण बोलचाल की भाषा में जिस हिंदी का प्रयोग होता है उसे खड़ी बोली बोलते हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली में जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, ठीक है, तो ये सब खड़ी बोली का आपका है। जो जो लैंग्वेज मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो बोला जाता है उसको खड़ी हिंदी के रूप में हम लोग जानते हैं।
ठीक है, तो हम लोग खड़ी हिंदी के रूप में जानते हैं। तो अगर बोला जाएगा हिंदी के उस रूप को क्या बोलते हैं जो हमें जो बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होती है, तो उसको हम लोग खड़ी बोली कहते हैं। क्या बोलते हैं? खड़ी बोली। अब आइए संस्कृत को देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब कौन सी दूसरा में कौन सा है? संस्कृत है। तो संस्कृत को देखें हम लोग, संस्कृत प्राचीन भारत की एक प्रमुख भाषा है। प्राचीन, मान के चलिए कि प्राचीन भाषा ही संस्कृत है। प्राचीन भारत, जितना भी वेद लिखा गया इसी में लिखा गया, ठीक है। ये जो हिंदी जो आपका है ना, वो तो 11वीं 12वीं शताब्दी के बाद में ये आपका हिंदी आया। हिंदी आया आपका जब आप देखे होंगे अरबी लोग जो थे वो हिंदी, हिंदुस्तान, हिंदू बोला, ठीक है। तो सिंधु के इस पार को उन लोगों ने हिंदू बोला, तो हिंदू बोला, तो उससे हिंदू के जाति, जो हिंदू जाति जो आज हम लोग हैं, वो पहले से बना बनाया नहीं था। वो जब मुस्लिम एरा आया था, मुस्लिम एरा कहने का मतलब है कि 7वीं शताब्दी में जब कुतुबुद्दीन आपका इसका कुतुबुद्दीन ऐबक जब आया था 1208 में, जब भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, उसके बाद ही जो अरबी लोग थे वो सिंधु को हिंदू बोलते थे। हिंदू बोलते बोलते जो हम लोग आज हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं उसको हिंदू बोला जाने लगा। और इसी हिंदू के जो बोली था, जो बोलचाल की भाषा था, बोली था, भाषा था, उसी को हम लोग हिंदी बोलते, उसी को लोग हिंदी बोले। तो उसी तरीका से, लेकिन अगर देखें हम लोग तो दो प्रमुख भाषा कौन सा है आपका? संस्कृत ही है। भारतीय आर्य संस्कृति का आधार है, ठीक है। भारतीय जो आर्य संस्कृति का आधार है। देखिए, संस्कृत को भारतीय आर्य भाषा की जननी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि भारतीय आर्य भाषाओं की जननी किससे बोला जाता है, तो हिंदी को, सॉरी संस्कृत को बोला जाता है, संस्कृत को। उसी तरीके से संस्कृत साहित्य के प्राचीनतम प्रमाण कौन सा है? वेद है। यानी कि वेदों की रचना किसमें हुई थी? संस्कृत में हुई थी, जिसका रचना काल 1500 से 800 ईस्वी के मध्य माना जाता है, ठीक है। 1500 से 800, 1500 से देखेंगे आप, ये 1500 से जो है, 1500 से लेके आप वो देखेंगे कि 900 एरा तक मान के चलिए, या इसको 1000 बोलिए, ठीक है। इसको वैदिक काल बोलते हैं, वैदिक काल बोलते हैं। और यहाँ से 1000 से लेके 600 बीसी तक देखेंगे, इसको उत्तर वैदिक काल बोलते हैं, उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। तो देखिए 800 ईस्वी पूर्व तक के मध्य तक माना जाता है, ठीक है। उसी तरह से स्वतंत्र भारत में संस्कृत भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में आपका स्थान दिया गया है, ठीक है। 7वीं अनुसूची में स्थान दे दिया गया है। बताइए अभी जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं हैं? ऑप्शन देता हूं आपको, 21, 22, 23, 24। इसमें आप लोग बताइए कि इसमें कितनी, कौन सी है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं अभी मौजूद हैं, वो आप लोग कमेंट करके बताइए। उसी तरीके देखिए, राज्य की भाषा नहीं है, लेकिन यह राज्य देखिए 8वीं अनुसूची में संस्कृत है, लेकिन भारत की राजभाषा नहीं है। भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। उसी तरीके से देखिए, संस्कृत भाषा अपने प्रारंभिक समय से ही उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के में समान रूप से बोली जाती रही है। यानी देखिए, हिंदी जो है ना उत्तर भारत की बोली है। देखिए, संस्कृत ऐसी बोली है, ऐसी भाषा है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत यानी पूरा हिंदुस्तान में बोली जाने वाली भाषा है। अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दें, क्योंकि वहां पर मैंडारियन परिवार की जो भाषा है वो है, तो पूरा उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो भी भाषा है वो संस्कृत मतलब कॉमन है वहां पे। तो याद रखिएगा इसको, बस इसमें ज्यादा रूप को याद कुछ नहीं रखना है। सबसे पहला है कि संस्कृत आर्य भाषा की जननी है, एक फैक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है क्या कि प्राचीनतम वेद किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। रचना काल की दृष्टि से वेद कब है, वेदों का प्रमाण कब मिलता है? तो जान ही रहे हैं कि 1500 से लेकर 800 ईस्वी तक इसको लिखा गया है। 8वीं अनुसूची में संस्कृत को रखा गया है, 8वीं अनुसूची में रखा गया है। राजभाषा नहीं है ये, जो संस्कृत है वो राजभाषा
नहीं है, राजभाषा नहीं है। देखिए अब बांग्ला के बारे में आते हैं। तो बांग्ला के बारे में देखें हम लोग, यह मुख्यतः पश्चिम बंगाल राज्य में बोली जाती है। बांग्ला कहाँ बोली जाती है? पश्चिम बंगाल में बोली जाने वाली भाषा है। बांग्लादेश की भाषा बांग्ला है। बांग्लादेश की भाषा बांग्ला है। भारत की राजभाषा कौन सी है बताइए? राजभाषा कौन सी है? हिंदी। और अगर हम लोग यही पाकिस्तान की बात करें तो वहां की राजभाषा उर्दू है। तो लगभग 1000 ईस्वी के आसपास बांग्ला, ठीक है, बांग्ला को एक पृथक भाषा के रूप में पहचान प्राप्त हुई थी। कब? 1000 ईस्वी के आसपास। देख लीजिए कितना पुराना भाषा है, कितनी पुरानी भाषा है ये देख लीजिए। 1000 ईस्वी तक अगर हम लोग देखें तो हिंदी नहीं था। हिंदी को हिंदी के रूप में नहीं जाना जाता था, लेकिन बांग्ला को जाना जाता था। उसी तरीके देखिए बांग्ला साहित्य की शुरुआत 11वीं-12वीं सदी में लिखे गए गीतों से मानी जाती है। बांग्ला साहित्य कब से शुरू हुआ? आपका 11वीं से 12वीं शताब्दी में। 11वीं से 12वीं शताब्दी में। अगर उसी तरीके से आपसे नागपुरी में पूछ दे कि नागपुरी का विकास कब से स्टार्ट होता है, तो वीपी केसरी, श्रवण कुमार गोस्वामी के अनुसार यही 9वीं-10वीं शताब्दी, यानी कि इसी का आसपास का जो कालखंड है वो नागपुरी के विकास का काल माना जाता है। वैसे रघुनाथ त्रिपाठी जब शिष्ट गीत लिखे थे 5, तो उसी समय से जाना जाता है कि नागपुरी भाषा के रूप में आया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे उसी तरह से रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, बांग्ला भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्यों? अब बताइए, गीतांजलि इन्हीं की पुस्तिका थी, उपन्यास, ठीक है, जिसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इस तरीके से आपका 11वीं से 12वीं शताब्दी में हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर बांग्ला भाषा को प्रचारित करने में, प्रकाशित करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाए। ठीक है, आगे चलिए हम लोग देखते हैं तमिल भाषा के रूप में आते हैं। फ्रेंड, ज्यादा समय नहीं है, इसमें ज्यादा डिटेल जाने की कोई बात नहीं है, बस क्रैश कोर्स की तरह हम लोग जल्दी रिकैप करने चलते चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे तमिल भाषा जो है ना, वो संस्कृत के समान ही तमिल भारत की प्राचीन एवं समृद्ध भाषा मानी जाती है। एक तरफ संस्कृत को देखें, दूसरी तरफ तमिल को देखें, तो दोनों के दोनों समृद्ध भाषा के रूप में जानी जाती है, और दोनों के दोनों समृद्ध भाषा के रूप में जानी जाती है, और दोनों को पैरेलल ही माना जाता है। और ऐसा ही बोला जाता है कि संस्कृत भाषा जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ज्यादा स्प्रेड हुआ, ज्यादा आया। उसी तरीके से तमिल जो है ना, वो द्रविड़ परिवार भाषा है। ठीक है, तमिल है किस भाषा परिवार की है? द्रविड़ भाषा परिवार में। और झारखंड की कौन कौन सी भाषा है जल्दी बताइए? भारत की कौन कौन सी भाषा है जो द्रविड़ परिवार से अपना स्थान रखता है? बताइए कौन कौन भाषा है, कौन कौन भाषा है बताइए? तो पहला है आपका कुड़ुक, आपका पहला है कुड़ुक और दूसरा है मालतो। ठीक है, कुड़ुक और मालतो भाषा है, वो भी द्रविड़ परिवार से है। उसी तरीके सभी भाषाओं में पुरानी है ये। तमिल भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ, ठीक है, तोलकापियम। ठीक है, जो तोलकापियम है वो कौन सी ग्रंथ है? तमिल भाषा की ग्रंथ है। ठीक है, यह एक तमिल व्याकरण है, यह तमिल व्याकरण है। जो तोलकापियम है वो तमिल व्याकरण है, याद रखिएगा। ठीक है, तमिल साहित्य की प्राचीनतम रचनाओं में संगम साहित्य कहा जाता है। दो तमिल साहित्य की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य बोला जाता है। अब आप लोग को ये होगा कि संगम साहित्य क्या है, तो देखिए वहां पे जो बैठक होता था, उसमें जो भी किताब का संग्रह होता था, उसी को तमिल जो साहित्य का संग्रह हुआ प्राचीनतम, उसी को हम लोग संगम साहित्य बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मध्यकाल में कंबन तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवि हुए। उनका जो रचना हुआ वो आपका कंबन रामायण राम कथा पर आधारित है। राम कथा पर आधारित है कौन सा? कंबन रामायण। कौन लिखे हैं? तो कवि कंबन लिखे हैं। तो कुछ जगह कंबन रामायण किसने लिखा? कंबन ने लिखा। और तोलकापियम किसने लिखा है? चलिए बताइए, तोलकापियम किससे लिखा है? कमेंट बॉक्स में लिखाइए। कहीं
तोल्काप्पियम ही तो नहीं लिखा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तमिल भाषा मुख्यतः तमिलनाडु राज्य में बोली जाती है। कहाँ? तमिलनाडु राज्य में बोली जाती है। तमिल भाषा तमिलनाडु में ही एकदम कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। तमिल जो भाषा है, अगर पूछे हिंदी ज्यादा प्राचीन है या तमिल, तो हम लोग तमिल बोलेंगे। अब ये तेलुगु, तमिल से आ गए तेलुगु में। तो अगर हम तेलुगु का देखें तो तेलुगु में देखिए क्या है आपका, आंध्र प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा तेलुगु भाषा, ठीक है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। यह संस्कृत में सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है, यानी कि तेलुगु भाषा है वो संस्कृत से ज्यादा प्रभावित है। संस्कृत में ज्यादा प्रभावित है ये तमिल भाषा, सॉरी तेलुगु भाषा जो है, ठीक है। नयन भट्ट को तेलुगु का आदि कवि कहा जाता है। तो तेलुगु का आदि कवि किसको बोला जाता है? नयन भट्ट को, ठीक है। नयन भट्ट को क्या बोला जाता है? तेलुगु का आदि कवि। याद रखिएगा, तेलुगु का आदि कवि किसका? नयन भट्ट को बोला जाता है। याद रखिएगा, नयन भट्ट को तेलुगु का आदि कवि बोला जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है यहां से स्कोप बनता है क्वेश्चन पूछने का। देखिए 16वीं शताब्दी में राजा कृष्णदेवराय कहाँ के शासक थे? चलिए बताइए। विजयनगर साम्राज्य के थे ना, विजयनगर साम्राज्य के थे, राजा थे। तो राजा कृष्णदेवराय के शासनकाल में तेलुगु साहित्य अपने स्वर्ण युग में पहुंच चुका है, ठीक है। तेलुगु साहित्य अपने स्वर्ण युग में पहुंच चुका था। अब बताइए संस्कृत किस मतलब कि किन शासकों के दरबारी भाषा बन गई, अपने उत्कर्ष पे पहुंचा? चलिए बताइए। गुप्तों को, गुप्त काल में, गुप्ता पीरियड्स, ठीक है। गुप्ता पीरियड में संस्कृत जो था वो राजभाषा बन चुका था, और साथ ही साथ उस समय जो संस्कृत भाषा था उसका बहुत ज्यादा उत्थान हुआ था। तो ये आपका हो गया कृष्णदेव राय, तेलुगु साहित्य अपने स्वर्ण युग में पहुंच चुका था। उसी तरीके से कृष्णदेव राय कृत आमुक्त माल्यदा, तो कृष्णदेव राय अमुक्त माल्यदा को एक तेलुगु महाकाव्य माना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि आमुक्त माल्यदा किसके द्वारा लिखा गया था? आमुक्त माल्यदा किसके द्वारा लिखा गया था? तो कृष्णदेव राय के द्वारा आमुक्त माल्यदा लिखा गया था। कृष्णदेव राय जो थे वो बहुत ही सांस्कृतिक राजा थे, बहुत ही सांस्कृतिक, और बहुत संरक्षण दिया उन्होंने, ठीक है। तेलुगु महाकाव्य है ये, कौन सा? आमुक्त माल्यदा। कौन लिखा है? कृष्णदेव राय ने लिखा है। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु के 8 श्रेष्ठ कवि थे, उनको अष्टदिग्गज बोला जाता था। अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? चलिए बताइए। अष्टप्रधान किसके राज दरबार में रहा करते थे? तो जब यहाँ पे देखेंगे, चलिए वो कमेंट में आप लोग बोलिएगा। अगर हम शिवाजी बोले तो शायद कुछ हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन है। तो कृष्णदेव राय जो थे उनके अष्टदिग्गज हुआ करते थे। कहाँ? कृष्णदेव राय के दरबार में। वो तेलुगु के 8 श्रेष्ठ कवि थे वो, और खुद तो थे ही। आमुक्त माल्यदा उन्होंने ही लिखा। तो यहाँ पे आपका तेलुगु साहित्य से हो गया, आंध्र प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है। संस्कृत द्रविड़ भाषा परिवार में सबसे ज्यादा, संस्कृत से सबसे ज्यादा प्रभावित भाषा तेलुगु है। तेलुगु हो गया आपका। नयन भट्ट को तेलुगु का आदि कवि कहा गया। उसी तरीके से कृष्णदेव राय के शासनकाल में तेलुगु साहित्य अपने स्वर्ण युग में पहुंचा। आमुक्त माल्यदा किसने लिखा है? तो कृष्णदेव राय ने लिखा है। आमुक्त माल्यदा किसने लिखा है? कृष्णदेव राय ने लिखा। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवि रहते थे, उनको अष्टदिग्गज बोला जाता था। बस इतना ही फैक्ट यहाँ पर आपको याद रखना है। अगर हम लोग मलयालम की बात करें तो मलयालम भाषा मुख्यतः केरल राज्य में बोली जाती है, ठीक है। यानी कि मलयालम भाषा मुख्यतः केरल राज्य में बोली जाती थी। केरल राज्य में भी अभी भी बोली जाती है, केरल राज्य में बोली जाती है। मलयालम भाषा की उत्पत्ति तमिल अथवा आदि मलयालम से मानी जाती है। मलयालम भाषा की उत्पत्ति किससे? तमिल या आदि मलयालम से मानी जाती है। उसी तरीके से देखेंगे हम लोग, प्राचीन मलयालम को
चेंतमिल कहा जाता है। तो प्राचीन मलयालम था उसको चेंतमिल कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ठीक है, प्राचीन मलयालम को क्या बोला जाता था? चेंतमिल बोला कहा जाता था। जो तमिल पद रचना और शब्दकोश से गहरे रूप में प्रभावी थी। बाद में मलयालम नपुंतरी अधिकारियों के प्रभाव से संस्कृत प्रधान होकर अपने मूल रूप में आई। ठीक है, तो यहां पे बस इतना ही याद रखना है आपको। ठीक है, जो चेंतमिल अगर पूछ देगा चेंतमिल निम्नलिखित में से किस भाषा का प्राचीन नाम था, तो आपका मलयालम का था, याद रखिएगा। आगे आइए, कन्नड़ कर्नाटका की भाषा है। मुख्यतः कर्नाटक राज्य में बोली जाती है। मुख्यतः कर्नाटक राज्य में बोली जाती है। कन्नड़ भाषा प्रारंभ में तमिल के अधिक निकट थी, परंतु धीरे धीरे इसने संस्कृत के प्रभाव में बढ़ता चला गया। यानी कि जो कन्नड़ भाषा है ना, वो तमिल भाषा के निकट में था। ठीक है, तमिल भाषा के से ज्यादा प्रभावित था, लेकिन धीरे धीरे उस पे संस्कृत का प्रभाव ज्यादा बढ़ गया। अब इस भाषा का प्रारंभिक स्वरूप, ठीक है, 6वीं से 8वीं शताब्दी शिलालेख में देखने को मिलता है। ठीक है, 6वीं से 8वीं शताब्दी शिलालेख, ये देखिए कितना प्राचीन भाषा है ये। कन्नड़ भाषा की प्रथम साहित्यिक ग्रंथ देखिए निरुक्तुंग द्वारा, कौन सा? कविराज मार्ग। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे कन्नड़ साहित्य से ये क्वेश्चन बनने लायक है कि कन्नड़ भाषा के प्रथम साहित्यिक ग्रंथ, ठीक है, कविराज मार्ग किसके द्वारा लिखा गया था? तो निरुक्तुंग के द्वारा लिखा गया है। निरुक्तुंग के द्वारा कविराज मार्ग लिखा गया है। उसी तरीके से देखें हम लोग, कविराज मार्ग की रचना राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष है। ठीक है, रचनाकार कौन है? अमोघ वर्ष। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से फैक्ट्स आपको पूछा जा सकता है। पहला क्या है? कविराज मार्ग किसने लिखा? निरुक्तुंग ने लिखा। कविराज मार्ग के रचनाकार राष्ट्रकूट राजा कौन था? खुद अमोघ वर्ष ही था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका निरुक्तुंग या अमोघ वर्ष, ये दोनों में से है। आप यहाँ पे क्वेश्चन टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों आपका ऑप्शन दिया हुआ है। उसी तरीके से मराठी के बारे में देखें तो ये महाराष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा है। मराठी कहाँ पे बोली जाती है? महाराष्ट्र में बोली जाती है। मराठी भाषा का आविर्भाव संस्कृत से निकली महाराष्ट्री प्राकृत और महाराष्ट्री अपभ्रंश से मिलके बना है। ठीक है, मराठी भाषा जो है वो किससे निकल के बना है? महाराष्ट्री प्राकृत और महाराष्ट्री अपभ्रंश, इसी भाषा से मिलके बना है। जैसे नागपुरी है ना, तो मागधी अपभ्रंश से मिलकर बना है ना, उसी तरीके से आपका मराठी है जो महाराष्ट्री प्राकृत और महाराष्ट्री अपभ्रंश से मिलकर बना है। उसी तरीके से देखिए नाथ पंथ जो महाराष्ट्र में चला था, योगी मुकुंद राज ने मराठी का आद्य ग्रंथ होने का सम्मान प्राप्त है। ठीक है, आद्य ग्रंथकार होने का किनको सम्मान है? मुकुंद राज को। अब इसमें याद रखने वाला चीज देखिए, यहाँ पे ये मराठी भाषा की प्रथम उल्लेखनीय कृति, ठीक है, मुकुंद राज की विवेक सिंधु को माना जाता है। मुकुंद राज की विवेक सिंधु को माना जाता है। तो मराठी भाषा का प्रथम उल्लेखनीय कृति कौन है? आपका विवेक सिंधु मुकुंद राज की रचना है। आगे देखते हैं, कोंकणी के बारे में देखिए। कोंकणी जो है वो कोंकण क्षेत्र में बोली जाती है। कोंकण क्षेत्र में बोली जाती है। कोंकण क्षेत्र क्या? पश्चिमी घाट के जो पश्चिम का जो किनारा है आपका कर्नाटका का जो तट है, उसी को हम लोग कोंकण तट बोलते हैं। तो कोंकण तट बोले जाते हैं। तो कोंकण क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, भाषा की दृष्टि से यह मराठी और हिंदी का काफी निकटता दर्शाता है। यानी इन दोनों का ये मिक्सर है, इतना बस याद रखिए। कोंकणी भाषा जो है इन्हीं दोनों का मिक्सर देखने को मिलता है। कोंकणी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। कोंकणी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वरना कोंकणी को देख के कहीं और दूसरा वहां पे टिक नहीं करना है। बस कोंकणी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। 17वीं शताब्दी में काफी इसने ईसाई कोंकणी भाषा लिखे गए। किनके द्वारा? 17वीं शताब्दी में ईसाइयों की जब एंट्री होती है। देखिए यह गोवा और उसके आसपास क्षेत्र बोली जाती है। जो कोंकण तट है वो गोवा या गोवा ऐसे लिखिए इसको, गोवा तथा उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। उसी तरह का अगर हम गुजराती में आते हैं तो गुजराती ये मुख्यतः गुजरात में बोली जाती है। अगर देखिए ऐसा कोई मैं मतलब पकड़ने के लिए आए क्वेश्चन तो बहुत टफ नहीं है। गुजराती कहाँ बोली जाती है? गुजरात में। कोंकणी कहाँ बोली जाती है? गोवा में। तमिल कहाँ बोली जाती है? तमिलनाडु में। तेलुगु कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में। मलयालम कहाँ? आपका केरला में। कन्नड़ कहाँ? कर्नाटका में। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होता है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स होता है ना, उसको यहाँ पे हम लोग को देखना है। तो गुजराती भाषा का विकास कैसे हुआ? गुजराती गुर्जर, ठीक है, गुर्जर अपभ्रंश की एक बोली से हुआ। गुजराती गुर्जर अपभ्रंश से गुजराती भाषा का उदय हुआ था। वहीं देखिए 12वीं शताब्दी में गुजराती भाषा की एक अलग पहचान बनी। कब? 12वीं शताब्दी में। बंगला का कब बना था? 1000वीं शताब्दी में। 1000वीं शताब्दी में, यहाँ पे 12वीं शताब्दी में, यानी कि 10वीं शताब्दी उसमें बोले, हाँ तो 10वीं शताब्दी में आपका हुआ बंगला का। संस्कृत का कब हुआ? सबसे प्राचीन। और तेलुगु भाषा पे सबसे ज्यादा संस्कृत का प्रभाव है। कन्नड़ पे पहले तमिल का प्रभाव रहा, लेकिन बाद में संस्कृत भाषा का प्रभाव हुआ। तो ये सब याद रखिएगा आप लोग, ये सब बताया जा चुका है। इसके विकास के प्रारंभिक चरणों में इस पर जैन प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इस पे जैन प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। किस पे? आपका गुजराती भाषा पे जैनों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है निम्नलिखित में से किस भारतीय भाषा पे जैन धर्म का प्रभाव ज्यादा हुआ? तो इस पे गुजराती में हुआ। उसी तरीके से 15वीं शताब्दी के मध्य भक्ति आंदोलन के अंतर्गत इस भाषा का साहित्यिक कार्यों के लिए प्रेरणा स्रोत भूमिका निभाई गई। बस ये कोई खास नहीं है। बस जो खास है, बस गुजराती भाषा गुर्जर अपभ्रंश भाषा से निकली, गुजरात में बोली जाती है। जैन धर्म का प्रभाव गुजराती भाषा पे ज्यादा है। उसी तरीके से उड़ीसा क्या है? तो उड़ीसा जो है उड़िया भाषा ना, तो उड़िया भाषा कहाँ बोली जाती है? मुख्यतः उड़ीसा ना, उड़ीसा भाषा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। उड़िया जो भाषा है वो कहाँ बोली जाती है? उड़ीसा में बोली जाती है। और उड़िया भाषा जो है वो भी संस्कृत से सबसे ज्यादा प्रभावित है। उड़िया भाषा किससे प्रभावित है? संस्कृत भाषा से प्रभावित है। उसी तरह उड़िया भाषा की उत्पत्ति 9वीं शताब्दी में हुई थी, बांग्ला भाषा का 10वीं शताब्दी में, ठीक है। गुजराती का कब हुआ था? चलिए बताइए। देखिए 12वीं शताब्दी में। तो उड़िया का 9वीं शताब्दी, यानी बांग्ला से भी ज्यादा प्रभावित है। मतलब कि प्राचीन भाषा के रूप में देखें तो उड़िया है आपकी, लेकिन इसकी साहित्यिक रचनाएं 14वीं शताब्दी में स्टार्ट हुई। उसी तरीके से 14वीं शताब्दी में सरल दास द्वारा लिखित महाभारत के उड़िया साहित्य का एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया। कब हुआ? 14वीं शताब्दी में। कौन सा? सरला दास द्वारा लिखित, ठीक है, महाभारत का उड़िया प्रारूप किसमें रामायण का उड़िया प्रारूप किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका सरला दास द्वारा लिखा गया है। उसी तरीके से राधानंद राय को आधुनिक उड़िया कविता का जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के लिख लो आप लोग, ठीक है, स्टार लगा के लिख लो। ये राधानंद राय को आधुनिक उड़िया कविता का जनक माना जाता है। राधा पूछ देगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि आधुनिक उड़िया कविता का जनक किसे माना जाता है?
याद रखना होगा आपको, राधानंद को। किसको? राधानंद को। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको स्टार बना के लिख लो। पहला क्या है? उड़िया भाषा का उड़ीसा में बोली जाती है। सबसे पहले कहा उड़ीसा में बोली जाती है। सबसे ज्यादा किस भाषा का प्रभाव है? तो संस्कृत भाषा का सबसे ज्यादा प्रभाव है। 9वीं शताब्दी के आसपास ये आरंभ हुई। ठीक है, सरला दास द्वारा महाभारत का उड़िया प्रारूप में रूपांतरण किया गया। उसी तरीके से आधुनिक उड़िया कविता का जनक किसको माना जाता है? तो राधानंद राय को माना जाता है। राधानंद राय को माना जाता है। उसी तरीके से देखिए यहां पे आते हैं हम लोग कि सिंधी भाषा को देखिए। सिंधी भाषा को हम लोग कैसे जानते हैं? तो यह सिंध प्रदेश पाकिस्तान में जो सिंध प्रदेश है ना, उसके बारे में। यह सिंधी कहां बोली जाती है? पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में बोली जाती है। वर्तमान में भारत में सिंधी भाषा के लोग कुछ कच्छ, मुंबई, अजमेर और दिल्ली, यानी कि जो भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो सिंध के जो लोग थे वो भारत में आके जब बस गए, ठीक है, या कच्छ का जो रण देखेंगे आप तो वहीं पे आपका सिंध के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो एक भौगोलिक स्थिति के कारण कच्छ के जो क्षेत्र है वहां पे सिंधी भाषा का प्रभाव है। साथ ही साथ मुंबई हो गया आपका, अजमेर हो गया, दिल्ली हो गया, यानी सिंध के कुछ लोग आके हमें बस रहे थे। तो यहाँ पे सिंधी भाषा अभी भी कुछ बोला जाता है भारत में। 1853 ईस्वी तक सिंधी भाषा की अपनी कोई लिपि नहीं थी। याद रखिएगा, यही सिंधी भाषा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है भाई, इसको देख लो अच्छा से। ठीक है, तो सिंधी भाषा वर्तमान में सिंधी भाषा के लोग कहाँ बोलते हैं? देखिए कच्छ, मुंबई, अजमेर और दिल्ली में। ठीक है, 1853 तक सिंधी भाषा की कोई अपनी लिपि नहीं थी। जिस तरीके से हिंदी की देवनागरी लिपि है उस तरह सिंधी की कोई लिपि नहीं थी। बाद में अरबी अक्षर को अपनाया गया, तब जाकर सिंधी लिखाना शुरू हुआ। क्योंकि पहले क्या था, तो बोलचाल की भाषा में सिंधी भाषा हुआ करता था। सिंधी की प्रारंभिक कविता 14वीं शताब्दी से मानी जाती है। सिंधी भाषा की प्राचीनतम संकेत किसमें मिलता है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि सिंधी भाषा की प्राचीनतम संकेत कहाँ मिलता है देखने को मिलेगा? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में आपको देखने के लिए मिलेगा। कादी कदान को सिंधी भाषा का पहला उल्लेखनीय कवि माना जाता है। ये याद रख लीजिएगा आप लोग, स्टार बनाओ, लिखो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। कादी कदान को, अब ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है तो हम लोग को लगता है क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, तो बस क्वेश्चन सिलेबस से ही रहता है, बट थोड़ा बहुत इतने फैक्ट्स है कि उसको याद करना मुश्किल होता है। लेकिन चलिए, आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल रहा है तो बस उसको, जो आप जानते हो तो जानते ही है, बाकी का कुछ भी मिलता है उसको आप एड ऑन करते जाओ। ठीक है, तो कादी कदान क्या है? तो सिंधी भाषा का पहला उल्लेखनीय कवि कौन है? कादी कदान। कौन से? कादी कदान। तो याद रखना कादी कदान। अब आइए, अगला भाषा कौन सा है? मणिपुरी है। कौन सी है? मणिपुरी। तो मणिपुरी को, यह मुख्यतः मणिपुर में बोली जाती है। ठीक है, कहा? मणिपुर में बोली जाती है। यह तिब्बत वर्मा की 7 बोलियों की एक मिश्रित रूप है। ठीक है, यह तिब्बत वर्मा की 7 बोलियों की एक मिश्रित रूप है। याद रखना कि अगर पूछ दे निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय भाषा 7 बोलियों का मिश्रण से बना है, तो कौन सा है आपका? मणिपुरी। मणिपुरी भाषा है जो 7 बोलियों के मिश्रण से बना है। अब ये तिब्बती बर्मा यानी मैंडेरियन जो भाषा परिवार है उससे। मणिपुरी भाषा की अपनी लिपि है। ठीक है, मणिपुरी भाषा की अपनी लिपि है। अब इसका लोक साहित्य अत्यंत समृद्ध है। ठीक है, मणिपुर भाषा का इतिहास 33 ईस्वी से ही मिलना प्रारंभ हो जाता है। सोचिए कितनी पुरानी है। ठीक है, उसी तरीके से लेकिन इसका आधुनिक स्वरूप 20वीं शताब्दी में आकर विकसित हुआ। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें याद करना है बस मणिपुर कहाँ बोला जाता है? मणिपुरी में। मणिपुरी भाषा कहाँ बोला जाता है? तो मणिपुर में। पहला। सेकेंड हो गया आपका कि तिब्बत वर्मा का जो 7 बोलियां हैं उनसे मिलकर मणिपुरी भाषा बनी है। यह अत्यंत ही समृद्ध भाषा है। अब इसकी अपनी कोई लिपि नहीं है।
क्यों अपनी लिपि क्यों नहीं है? चलिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, अपनी लिपि क्यों नहीं है? क्योंकि ये 7 बोलियों का मिक्सचर है मणिपुरी। असमिया भाषा के बारे में देखिए, असमिया भाषा के बारे में, यह मुख्यतः असम में बोली जाने वाली भाषा है। यह मुख्यतः असम में बोली जाने वाली भाषा है। असमिया भाषा की उत्पत्ति, असमिया भाषा की उत्पत्ति 7वीं शताब्दी से मानी जाती है। कब से? 7वीं शताब्दी से मानी जाती है। असमिया भाषा असम में बोली जाने वाली भाषा है। 13वीं शताब्दी में इसका असमिया साहित्य भाषा के रूप में विकसित हुआ। असमिया साहित्य भाषा के रूप में कभी विकसित हुआ? 13वीं शताब्दी में। शंकरदेव, याद कीजिए शंकरदेव कौन थे? भक्ति आंदोलन के कवि थे। ठीक है, भक्ति आंदोलन के समय का ये आपका कवि थे। तो शंकरदेव जो थे ना, असमिया का वही सम्मान प्राप्त है जो हिंदी में तुलसीदास को, यानी कि शंकरदेव को तुलसीदास से कंपेयर किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि शंकरदेव निम्नलिखित में से किस भाषा के लेखक थे, तो असमिया भाषा के थे, असमिया भाषा के थे। उनका जो कीर्ति है, यानी उनका जो लेखनी का काम किए, और कीर्ति का काम किए, वो कौन थे? किंतन घोष। पुस्तक का क्या नाम है? किंतन घोष। किंतन घोष किसका पुस्तक है? शंकरदेव का। इंपॉर्टेंट लेकर यहाँ पे बना के लिख लो इसको। ठीक है, शंकरदेव की कृति का नाम क्या था? किंतन घोष। किंतन घोष। अब इनका रामचरित से की जाती है, इसकी तुलना रामचरित से की जाती है। और रामचरित किसने लिखा था? रामचरितमानस तुलसीदास ने। रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास ने। ठीक है, तुलसीदास ने। और किंतन घोष किसने लिखा? शंकरदेव ने। इसीलिए शंकरदेव को जो हिंदी साहित्य आपका, हिंदी में तुलसीदास का जो भूमिका है, शंकरदेव का उनसे तुलना कर दिया गया। असमिया भाषा ना लिपि, असमिया भाषा की लिपि कौन सा है? तो आपका बांग्ला और मैथिली के समान नागरी लिपि के पूर्वी रूप में विकसित हुआ। नागरी के पूर्वी रूप में। देखिए नागरी भाषा जो था ना, नागर भाषा जो, देखिए ये गुजरात है ना, ये गुजरात के नागर ब्राह्मण रहते थे, नागर ब्राह्मण रहते थे। अब यहीं से नागरी लिपि का शुरुआत हुआ, नागरी लिपि का शुरुआत हुआ। तो यहां से चला, तो एक पूरब भाषा में पूरब की ओर चला गया, अब एक आपका पश्चिम की ओर चला गया, उत्तर की ओर चला गया, जो भी बोलिए। तो यही पूर्वी भाषा जो है, यहीं से पूर्वी भाषा असम जो है, नागरी का ही आगे का रूप है। कौन सा? पूर्वी भाषा है, जो देवनागरी में ही लिखा जाता है। कश्मीरी भाषा में देखिए, ये कश्मीरी भाषा जो नागरी लिपि निकली, उसी के ये आपका उत्तरी शाखा में निकली। कश्मीरी भाषा के देखेंगे आप लोग, जम्मू कश्मीर राज्य में बोली जाती है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति 10वीं शताब्दी में हुई, यानी कि बंगला साहित्य के आसपास इसका शुरुआत हुआ। ठीक है, या नागपुरी बोलिए, नागपुरी भी इसी समय में शुरू हुआ था, नागपुरी इसी समय में शुरू हुआ। तो अपभ्रंश भाषा से हुई है। ठीक है, कश्मीरी भाषा सर्वप्रथम कविता की रचना 11वीं सदी में अभिनव गुप्त कृत तंत्रसार, याद रखिए, बस याद रख लीजिएगा कि अगर पूछ देगा तंत्रसार किसकी रचना है, तो अभिनव गुप्त की, अभिनव गुप्त की तंत्रसार रचना है। और ये तंत्रसार जो रचना है अभिनव गुप्त की है, और ये किस भाषा में है? कश्मीरी भाषा में। बस इतना याद रखना है यहाँ पे। पंजाबी भाषा में देखिए, पंजाबी भाषा में क्या है? यह मुख्यतः पंजाब में बोली जाने वाली भाषा है, पंजाब में बोली जाती है पंजाबी। और पंजाब का जो विकास हुआ वो सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ। सौर सैनी भाषा लिपि कैसे हुआ, क्या हुआ, वो हम लोग देखेंगे जब लिपि पढ़ेंगे, वहां पे होगा। तो सौर सैनी अपभ्रंश से ये पंजाबी का मतलब कि पंजाबी किससे निकला? सौर सैनी भाषा से। भारतीय भाषा का आधुनिक युग 1800 ईस्वी में स्टार्ट होता है। किसका? पंजाबी भाषा का 1800 ईस्वी से प्रारंभ होता है। ईसाई मिशनरियों द्वारा लुधियाना में प्रिंटिंग प्रेस लगाए गए, जो आधुनिक पंजाबी साहित्य का प्रारंभ हुआ। कहां पे? लुधियाना में लगाया था। पंजाब में कहां लगाया? लुधियाना में लगाया। कौन लगाया? ईसाई मिशनरियों ने लगाया। बस इतना ही याद रखना है यहाँ पे कि पंजाबी भाषा जो है वो पंजाब में बोली जाती है, सौर सैनी भाषा का अपभ्रंश है। ठीक है, और लुधियाना में पहला प्रिंटिंग प्रेस बैठाया गया पंजाब में, इसके द्वारा, ईसाई मिशनरियों के द्वारा, और आधुनिक पंजाबी भाषा का विकास हुआ। बस ज्यादा कुछ नहीं सोचना है।
डोगरी हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, ठीक है। और डोगरी जो है पंजाबी का ही एक रूप है, याद रखिएगा, डोगरी पंजाबी का ही एक रूप है। उसी तरीके से बोडो को देखेंगे तो बोडो कहाँ बोला जाता है, असम में और पूर्वोत्तर का राज्य में बोडो भाषा बोला जाता है। बोडो भाषा के रूप में ही एक अलग अलग देश की मांग की जाती है हमेशा। देखेंगे आप लोग कि जो नॉर्थ ईस्ट में जो भी जितना भी आपका मिलिटेंसी जो अग्रेशन में है, तो कहाँ, तो इस बोडो भाषा, ठीक है, बोडो भाषा को लेकर ज्यादा उपद्रव चलता है। संथाली भाषा की अगर हम लोग बात करें, संथाली भाषा जान ही रहे हैं आप लोग, झारखंड में बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा के रूप में संथाली भाषा को बोला जाता है। तो इसी तरीके से आपका असम हो गया, आपका झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, ठीक है। संथाली भाषा सबसे ज्यादा बोली नहीं जाती है, सॉरी माफ कीजिएगा, भारत झारखंड में सबसे ज्यादा ये संथाल जनजाति जो संथाल परगना में पाई जाती है, तो ये संथाली भाषा है ये। उसी तरीके से मैथिली को देखें तो बिहार की भाषा है, मिथिलांचल की ये भाषा है, मिथिलांचल जो क्षेत्र है वहां से मैथिली का उद्भव प्राचीन संस्कृत से हुआ है। इसका संभवतः कब से हुआ है, आपका प्राचीन संस्कृत और बौद्ध साहित्य से जुड़ा है। 18वीं सदी में सबसे तेजी से विकास हुआ। उर्दू भाषा के बारे में जाने तो देखिए, इसका देख लीजिए अब अच्छा से, देखिए उर्दू भाषा का विकास ना हिंदी की खड़ी बोली से माना जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि जो उर्दू भाषा है वो किसी मुस्लिम भाषा से निकले, नहीं, हिंदी की खड़ी बोली से ही निकली, ठीक है। उर्दू भाषा को प्रारंभ में रेख्ता, दक्कनी और हिंदवी कहा जाता था, ठीक है। उर्दू भाषा को प्रारंभ में रेख्ता, दक्कनी और हिंदवी कहा जाता था। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को हिंदवी के नाम से जाना जाता था, निम्नलिखित में से किस भाषा को हिंदवी के रूप में जाना जाता था, तो आपका उर्दू है। उसी तरह से दक्कनी के रूप में या रेख्ता के रूप में किसे जाना जाता था, तो आपका उर्दू भाषा को ही इस रूप में जाना जाता था। इसे 20वीं शताब्दी के आरंभ तक हिंदुस्तानी कहा जाने लगा, ठीक है। 20वीं शताब्दी के आरंभ तक इसको हिंदुस्तानी कहा जाने लगा, उर्दू भाषा को हिंदुस्तानी कहा जाने लगा। इस भाषा के जनक कौन थे, अमीर खुसरो। उर्दू भाषा का जनक किसको बोला जाता है, आपका अमीर खुसरो को बोला जाता है। इसे बोला जाता है ना कि अरबी फारसी को मिला के खड़ी हिंदी से के साथ में जोड़ के अब एक उर्दू भाषा की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आपका अल्ताफ हुसैन अली को 1837 से 1914 के बीच में आधुनिक आंदोलन का उर्दू के आधुनिक आंदोलनकारी रहे। उनको कौन, किनका नाम रहता है सबसे ज्यादा, अल्ताफ हुसैन अली को। इतना नहीं, कुछ क्वेश्चन पूछेगा बस यहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाला 4 क्वेश्चन बनता है आपका। उर्दू जो है खड़ी हिंदी, जो खड़ी हिंदी बोली है उससे निकली हुई है, ठीक है। इसे हिंदवी के, उर्दू को ही हिंदवी बोला जाता था, दक्कनी बोला जाता था और रेख्ता बोला जाता था। इतना उर्दू को ही 20वीं शताब्दी तक हिंदुस्तानी कहा जाने लगा, ठीक है। उर्दू भाषा का जनक किसको माना जाता है, अमीर खुसरो को माना जाता है, अमीर खुसरो को माना जाता है। अब आइए नेपाली भाषा के बारे में देख लीजिए आप। तो नेपाली भाषा के रूप में देखते हैं हम लोग क्या है कि नेपाली पहाड़ी का पूर्वी रूप है। नेपाली जो है वो पहाड़ी भाषा का पूर्वी रूप है। पहाड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है, हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। गढ़वाली कुमाली जो बोला जाता है, पहाड़ी भाषा वहीं बोली जाती है, जिसे क्या गोरखाली नाम से भी जाना जाता है, गोरखाली के नाम से भी जाना जाता है। तो नेपाली भाषा को किस रूप में जानते हैं, गोरखाली भाषा के रूप में भी जानते हैं। नेपाली भारतीय आर्य परिवार की भाषा है। नेपाली जो है भारतीय आर्य परिवार की भाषा है। नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ में आपका जो भी भाषा मिले ना, सबको मार देना आर्य भाषा परिवार से है, ठीक है ना। नॉर्थ इंडिया का बात बोल रहा हूँ, जो भी राजस्थान से उठाना बिहार तक चले जाना, आपका यही देखेंगे, आपका बंगाल तक चले जाना, असम तक चले जाना, ठीक है। तो आर्य भाषा की परिवार की भाषा है ये। उसी तरीके से जो खास प्राकृत से निकली हुई है, जो खास प्राकृत भाषा से निकली हुई है, ठीक है। आगे चले, नेपाल में खस लोग, ठीक है, जो
खस लोगों की बहुलता के कारण इसे खसकुरा या खसों की भाषा कही जाने लगी। तो पूछ देगा खसों की भाषा किसे बोला जाता है? नेपाली का। नेपाली को खसों का भाषा बोला जाता है। या खसकुरा की भाषा, खसकुरा भाषा किससे, किसका दूसरा नाम या किसका अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो नेपाली भाषा को खसकुरा के नाम से जाना जाता है। देखिए नेपाली भाषा ना, नेपाली भाषा मुख्यतः नेपाल में बोली जाती है। नेपाली भाषा मुख्यतः नेपाल में बोली जाती है, जबकि भारत में भी नेपाली भाषा सिक्किम, आपका सिक्किम हो गया, असम हो गया, मेघालय होगा, पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड के, ठीक है, गोरखालैंड में बोली जाती है। पश्चिम बंगाल का जो गोरखालैंड जो एरिया है वहां बोली जाती है, सिक्किम में, असम में, आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल के साथ साथ आपका मेघालय में आ गया आपका, तो यहाँ पे नेपाली भाषा बोला जाता है। नेपाली भाषा का प्राचीनतम जो प्रारूप है, नमूना है, वो कब का मिलता है? आपका 1543 ईस्वी का एक ताम्रपत्र मिला है, वहां से मिलता है। आगे देखिए राजस्थानी भाषा के बारे में देखते हैं। तो राजस्थानी भाषा के बारे में अगर हम लोग देखें तो यह राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है। यह राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है। इसका आदिकाल, राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा 1050 से 1450 का मध्यकाल में, ये बस इतना आपको याद नहीं रखना है, कुछ नहीं, ये बस ऐसी पॉइंट है। इस भाषा में जहां युद्ध विषयक साहित्य का प्रचुरता है, वही पौराणिक एवं भक्ति साहित्य की भी इसमें सृजन हुआ। यानी कि आप जान रहे होंगे राजपूताना का क्षेत्र वही राजस्थान में ही था, तो यहाँ पे युद्ध की भाषा बोली जाती थी। राजस्थान को युद्धक विषय साहित्यिक, यानी युद्ध से संबंधित जितने भी विषय लिखा जाता था वो राजस्थानी में होता था। वहीं पौराणिक कथाएं होती थी, भक्ति साहित्य का भी यहाँ पे सृजन हुआ। आदिकाल में जैन साहित्य का सृजन इसी भाषा में बोला जाता है, ठीक है। आदिकाल में जैन भाषा का जो भी साहित्य था, आपका प्राकृत था आपका, तो इसी भाषा से आपका निकला था। जैन साहित्य की जो भी भाषा निकला वो यहीं से निकला था। तो फ्रेंड हम लोग जो भारतीय भाषाएं हैं उनको हम लोग ये कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक ना। तो ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कौन सा है, भारत की शास्त्रीय, आपका शास्त्रीय भाषाओं के बारे में देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको हम लोग एक अलग से एक सेपरेट वीडियो बना देते हैं, वो सही रहेगा आप लोग के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे का। हेलो फ्रेंड, गुरुकुल विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। और चलिए जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जो जेएसएससी का जो क्विक रिवीजन बैच जो चल रहा है उसमें हम लोग भारत की जो भी भाषाएं हैं उनके बारे में हम लोग देख लिए। अब हम लोग सांस्कृतिक भाषाओं के बारे में देखते हैं, और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए भारत की शास्त्रीय भाषाएं, भारत की शास्त्रीय भाषाएं, इसमें भारत की शास्त्रीय भाषाओं के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या है, किस तरीके से शास्त्रीय भाषाओं का विकास हुआ। तो भारतीय भाषाओं की प्राचीनतम साहित्यिक परंपरा का संरक्षण व संवर्धन करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो किस लिए कि जो हमारे प्राचीन भारतीय भाषा साहित्यिक परंपरा है उसको कंजर्व करने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए हम लोग उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा देते हैं। इस तरीके से प्राकृतिक संरक्षण करने के लिए, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए बायोडायवर्सिटी पार्क बनाते हैं, ठीक है। या रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत हम लोग रामसर साइट्स घोषित करते हैं। उसी तरीके से भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में हम लोग दर्जा देकर हमारे जो प्राचीन साहित्यिक परंपरा है उसको कंजर्व करने का, उनको प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए वर्तमान में भारत की कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा दिया गया है? 6 भाषाओं को। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय आपका कितनी भारतीय भाषाओं को संस्कृत शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है? तो पहला ही क्वेश्चन आपका बन गया, कितनी भाषाओं को? 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। कब कब दर्जा दिया गया है ये देख लीजिए आप लोग। देखिए सबसे पहले तमिल भाषा को दिया गया। तमिल भाषा को कब दिया गया? 2004 में। तमिल भाषा को सबसे पहले 4 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है। उसी तरीके से संस्कृत को 2005 में। याद रखिएगा सबसे पहले किसको दिया गया था? तमिल को। सबसे पहले तमिल को दिया गया, उसके बाद संस्कृत को। तमिल 2004, संस्कृत 2005, तेलुगु 2008।
तेलुगु 2008। अगर हम लोग इसको मैप पे देख लें तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग मैप पे। देखिए सबसे पहले तमिल को दिया गया, यानी तमिलनाडु वाला क्षेत्र में। देखिए तमिलनाडु के क्षेत्र में यहाँ पे तमिल को सबसे पहले दिया गया। तमिल को कब दिया गया? 2004 में दिया गया। तो तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल भाषा। और तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में कब दर्जा दिया गया? 2004 में दिया गया। अब आपका क्या है? संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा को आप पूरा तरीका से देखिए, पूरा तरीका से, पूरा भारत में ही संस्कृत भाषा बोला जाता है। तो इसको कब दे दिया गया? 2005 में। यानी कि संस्कृत को कब दिया गया? 2005 में दिया गया। उसके बाद आपका कौन सा आएगा? तेलुगु। देखिए तेलुगु आपका आंध्र प्रदेश वाला एरिया में, देखिए ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पे तेलुगु बोला जाता है। तेलुगु कब दिया गया? 2008 में दिया गया। कब दिया गया? 2008 में। ठीक है, तो तमिल सबसे पहले एक नंबर पे कौन दिया गया? तमिल को। 2 नंबर पे संस्कृत को। तीसरा नंबर पे आपका तेलुगु को दिया गया। तेलुगु को कब दिया गया? 2008 में दिया गया। उसी तरीके से देखिए आपका तेलुगु हो गया आपका, अगला हो गया वो कन्नड़। कन्नड़ को भी 2008 में। अब देखिए कर्नाटका वाला जो एरिया है, ये कर्नाटका, यानी 4 यहाँ पे लिखिए, तो यहाँ पे कन्नड़ को 2008 में दिया गया। कन्नड़ को 2008 में दिया गया। कन्नड़ हो गया। अब आपका मलयालम। मलयालम देखिए यहाँ पे, ये मलयालम यहाँ पे क्या दिया गया है? तो यहाँ पे मलयालम हो गया आपका। ठीक है, केरला में मलयालम को दिया गया। मलयालम को कब दिया गया? 2013 में दिया गया। 2013 में दिया गया। उसी तरीके से अगर हम लोग उड़िया को देखें, तो 2014 में उड़िया, यहाँ पे आपका उड़िया हो गया, उड़ीसा। ठीक है, तो उड़िया को दिया गया। कब दिया गया? 2014 में दिया गया। तो यहाँ पे 6 भाषाओं को दिया गया आपका। ठीक है, 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, फिर मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में दिया गया। देखिए शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए भारत सरकार किन किन मानकों का निर्धारण करती है, किन मानकों पे ये बोला जाता है कि ये शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या हुआ आपका कि उस भाषा का आरंभिक जो ग्रंथ है ना, उनका इतिहास पुराना होना चाहिए, यानी 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया हो गया आपका। तो पहला क्राइटेरिया क्या होगा कि उसका लिखित आरंभिक ग्रंथों में इतिहास में कितना साल पुराना होना चाहिए? 1500 से 2000 ईस्वी पुराना होना चाहिए। दूसरा क्या हुआ आपका? उस भाषा की अपनी मौलिक साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए। उस भाषा की अपनी मौलिक साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए। ये आपका 2 हो गया। अब देखिए अगर शास्त्रीय जो सांस्कृतिक भाषा मिल गया आपका, ठीक है, यानी कि जो भी भाषा का हो गया उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल गया आपका, तो शास्त्रीय भाषा का उसका लाभ क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले क्या है, तो संबंधित भाषा के प्रतिष्ठित विद्वानों को ना प्रतिवर्ष 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मान देने का व्यवस्था करेगा। 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, जितना भी मतलब अंतर्राष्ट्रीय सम्मान उन लोगों को दिया जाएगा। तो पहला आपका क्राइटेरिया यही पूरा होता है। दूसरा क्राइटेरिया हो गया, उस भाषा में अध्ययन के लिए उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना किया जाएगा। उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना किया जाएगा, यानी कि एक संग्रहालय बनाया जाएगा। तो संग्रहालय बनाया जाएगा तो उसके लिए उत्कृष्ट केंद्र का आपका स्थापना किया जाएगा। तीसरा क्या हुआ? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी के द्वारा, खैर अब तो यूजीसी को खत्म कर दिया गया, देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के से आग्रह कर प्रारंभिक तौर पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों से संबंधित भाषा की विशेषज्ञता प्राप्त प्रतिष्ठित शोधार्थियों के लिए शास्त्रीय भाषा का कुछ सीटें आरक्षित करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से शास्त्रीय भाषा परिवार का जो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है उसके रिजर्व कैसे करेंगे, कैसा, सबसे पहले उसका लाभ क्या हुआ देख लिए।
दर्जा प्राप्त करने के लिए 1500 से 2000 वर्ष पुराना वो उसका भाषा होना चाहिए। एक अपना मौलिक साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए। अगला हो गया आपका कि कौन कौन सा, तो तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तो आपका तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में भाषा का दर्जा दिया गया। तो फ्रेंड इस तरीके से हम लोग दोनों चीज देख लिए, भाषा और शास्त्रीय भाषा, ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आप लोग यूट्यूब पे जाकर देखें, आप लोग को ये सब मिलेगा। और साथ ही साथ नागपुरी का भी ये स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए हम लोग जल्दी से जल्दी जितना ज्यादा हम लोग कोर्स कंप्लीट कर सके, जितना ज्यादा रिवीजन हो सके हम लोग के लिए बेस्ट है। तो आप लोग को पता है, एक चीज और आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोगों को पता है कि टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। जेएसएससी सीजीएल का स्टार्ट हो चुका है टेस्ट, ठीक है। वहां पे डाल्टनगंज में गुरुकुल विजन एकेडमी, ठीक है। आबादगंज में आपका सेंटर है, आबादगंज में सेंटर है आपका, ठीक है। वहीं अगर हम लोग देखें इसी टेस्ट को अगर रांची में आपको लेना है, रांची में आपको कंडक्ट करना है, तो आपको फोकस लाइब्रेरी है, फोकस लाइब्रेरी है रातू रोड में, रातू रोड अमरूद बागान, ठीक है। अमरूद बागान मालती साहू नियर मालती साहू हॉस्पिटल, ठीक है। जो पुराना जो रिलायंस प्लेस था ना, वहां उसी जस्ट उसके बगल में जो गली है वहीं पे है। तो रांची में आप लोग फोकस लाइब्रेरी में कांटेक्ट करके आप लोग टेस्ट ले सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आपको स्टडी मटेरियल चाहे वो ले सकते हैं। और डाल्टनगंज में जो आप जान ही रहे, डाल्टनगंज में आपका गुरुकुल विजन एकेडमी है आबादगंज में, आप यहाँ पे आके कांटेक्ट करें, या जो दिया हुआ नंबर है हम लोग का, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके आप लोग नोट्स ले सकते हैं, या जो भी क्वेरीज है आप लोग ले सकते हैं। तो जो भी क्वेरीज है उसका जो भी आपको पूछना है आप लोग कॉल करके पूछें। अगर टेस्ट सीरीज लेना है तो आप टेस्ट सीरीज लें, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके फ्रेंड आप करें, अपना अपनी तैयारी को पुख्ता तरीका से, तो बहुत अच्छा से मजबूती के स्टेज पे ले जाए, ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। तो चलिए फ्रेंड, ऑल द बेस्ट, आप लोग पढ़ाई कीजिए, जल्दी से दूसरा वीडियो लेकर आता हूँ, ठीक है।